दुनिया का सबसे बड़ा संकट, सबसे बड़ी ऑयल क्राइसिस, दुनिया की इकोनॉमी होगी बर्बाद। जलाने वाला तेल अब रुलाएगा। वैश्विक तेल संकट की इनसाइड स्टोरी। क्रूड कंट्रोल फेल। तो तेल आपके जेब के खेल को बिगाड़ने वाला है, या फिर यूं कहें कि आपके घर का बजट बिगड़ने वाला है। और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि इसका जिम्मेदार है मिडिल ईस्ट का तनाव। मिडिल ईस्ट में बढ़ते टकराव के बीच कच्चे तेल की कीमतों ने अचानक से रफ्तार पकड़ ली है। कुछ ही दिनों में दाम $120 प्रति बैरल तक पहुंच गए हैं। लेकिन सवाल सिर्फ यह नहीं है कि कीमतें कहां पर पहुंच रही हैं, सवाल उन समुद्री रास्तों का भी है जो पूरी दुनिया की ऊर्जा की धड़कन माना जाता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया में हर दिन करीब 20 मिलियन बैरल तेल इसी रास्ते से निकलता है, यानी कि दुनिया की कुल खपत का लगभग 20%। लेकिन अगर यह रास्ता जरा भी बंद हुआ तो सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। सबसे बड़ी चिंता एशिया के उन देशों के लिए है जो इस रास्ते पर सबसे ज्यादा निर्भर हैं। कौन कौन से वो देश हैं? भारत उन देशों में, चीन है, जापान है, दक्षिण कोरिया है। अगर सप्लाई लंबे समय तक बाधित रही तो क्या इन देशों की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगने जा रहा है? क्या यह संकट 1973 के तेल संकट से भी ज्यादा गहरा साबित हो सकता है? सऊदी अरब और यूएई जैसे देश दूसरे रास्तों से सप्लाई जारी रखने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या इससे दुनिया की सभी जरूरतें पूरी हो पाएंगी, या फिर तेल की कीमतों का तूफान पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगा। रूस से आने वाला यूरोल्ड क्रूड अब महंगा पड़ रहा है, जबकि पहले यह $13 से $30 प्रति बैरल तक सस्ता पड़ता था, क्योंकि रूस भारत को डिस्काउंट देता था। अब रूस भारत को डिस्काउंट नहीं देगा। भारत अपनी जरूरत के अनुसार रूस से करीब 2 करोड़ बैरल तेल खरीदता है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि कैसे कच्चे तेल का कंट्रोल अब पूरी तरह से फेल हो चुका है। तो सिर्फ अब युद्ध रोकने से ही शायद यह संभल सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। संकट क्या है? भारत पर अब सबसे बड़ा तेल संकट आने वाला है। तेल संकट आने वाला है, और यह जो तेल संकट है, इस तेल संकट से भारत की इकोनॉमी पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। वो भारत की इकोनॉमी को रुलाने वाला है। क्या होगा जब 1973 जैसा संकट खड़ा हो जाएगा? कच्चे तेल से भारत में आफत आ जाएगी। ये तमाम तरह की परिस्थितियां हैं। आपको यह समझना पड़ेगा कि अब तेल इस देश की अर्थव्यवस्था का खेल कैसे बिगाड़ने वाला है, तेल आपकी जेब के बजट का खेल कैसे बिगाड़ने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उस तमाम सारी चीजों के बीच उस रूट की, उस रास्ते की जहां से तेल सप्लाई होता था, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिससे दुनिया भर पर 20% तेल रोजाना गुजरता है। और सबसे पहले आपको वर्ल्ड मैप के जरिए मैं ये बताना चाहता हूं, उसके जरिए आप जानिए कि आखिर कहां कहां पर यह तेल जाता है और उसके आसपास क्या होता है। आपको यह समझने की जरूरत पड़ेगी, यह जानना पड़ेगा। ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये जो सबसे बड़ा बात है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक छोटी सी लाइन, एक छोटा सा रास्ता जहां से तेल गुजरता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि यूएई,
तमाम सारे देशों के बीच आप देखिए, यूएई, बहरीन, कुवैत, इराक, कतर, ये ओमान, ये वो देश हैं जो कि यहां से होकर गुजरता है। ये ईरान है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, और यही वो रास्ता है जो तेल का रास्ता है। इसका खेल बिगड़ने वाला है, और ईरान ने तो साफ तौर पर यह बंद कर दिया है। और ये जब बंद हो जाता है तो फिर तेल जो है उसकी सप्लाई कई देशों में बंद हो जाती है, और जब ये हो जाती है तो वो देश फड़फड़ाने लगते हैं, क्योंकि इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। अब इस बार में आप बात कर लेते हैं कि इस युद्ध से दुनिया की अर्थव्यवस्था पर क्या फर्क पड़ रहा है, कैसे हालत दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, क्योंकि युद्ध वहां हो रहा है लेकिन असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। कैसे पड़ रहा है, युद्ध से क्या असर पड़ रहा है, ये तमाम तरह की चीजों के बीच में मैं आपको ग्राफिक के बीच मेरे सामने वो इंफॉर्मेशन दी हुई है। इस इंफॉर्मेशन को गौर से देखिए कि ईरान और अमेरिका इजराइल जंग में जो तेल सप्लाई का दबाव है, वो कच्चे तेल की कीमत $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। हालात 1973 के तेल संकट जैसे हो रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल की सप्लाई अब बाधित हो चुकी है। दुनिया की 20% खपत यहीं से होकर जाती है। हर दिन 100 मिलियन बैरल सप्लाई बाधित हो रहा है, और अगर हालत ऐसे ही रहे तो आप मान के चलिए कि पूरी दुनिया में महामंदी आ जाएगी। और इस महामंदी में प्रभावित कौन कौन होगा? चीन, साउथ कोरिया, भारत, कई देश प्रभावित हो जाएंगे। आज दुनिया की तेल ज्यादा खपत से ज्यादा आज करीब करीब प्रतिदिन 20 बैरल प्रति खपत है। 1973 में सिर्फ 5 बैरल प्रतिदिन खपत थी। देश और अन्य गैस ईंधन की कमी, भारी कमी हो सकती है। सऊदी अरब और यूएई की सप्लाई कीमतों पर और ज्यादा बढ़ जाएंगी। इससे ऑयल रिजर्व जल्द खत्म हो सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा दिनों का ऑयल रिजर्व देशों के पास होता नहीं है। पैसे का खेल है ना, पैसे का खेल है तो ज्यादा नहीं होता। भारत अपनी तेल जरूरतों का 85%, उदाहरण के तौर पर 100 लीटर तेल अगर भारत की जरूरत है तो 85, उसमें से 100 लीटर में से 85 वो बाहर से मंगाता है। 85 लीटर बाहर से मंगाता है। आप निर्भर हैं दूसरों के ऊपर। तेल संकट को लेकर दुनिया भर में त्राहिमाम मचा हुआ है। अब भारत में नेताओं का जो तेल संकट है उस पर भी बयान आ रहे हैं, उस पर भी कई तरह के बयान। एक बार उनको सुन लीजिए कि कौन नेता क्या बात कर रहा है। और जो वेस्ट एशिया में हो रहा है उससे कितने रुपए का नुकसान होगा? मतलब सेंट्रल चीज है, मतलब एक प्रकार से पैराडाइम शिफ्ट करने की लड़ाई चल रही है। उससे हमारी इकोनॉमी को जबरदस्त नुकसान होने वाला है। स्टॉक मार्केट का आपने देख लिया, यूएस डील साइन कर दी है मोदी जी ने, तो बहुत जबरदस्त चोट लगने वाली है देश को। तो उस पर डिस्कशन करने से क्या प्रॉब्लम है? 30% क्रूड ऑयल का दाम बढ़ गया आज। यहाँ आज नहीं तो कल बढ़ जाएगा पेट्रोल डीजल। महंगाई बढ़ेगी। हमारे लाखों लोग हिंदुस्तान के उस एरिया में काम कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर फॉरेन करेंसी इंडिया में आती उनके जरिए, वो सब संकट में। उनकी क्या व्यवस्था है क्या नहीं है, कोई बताने वाला नहीं, कोई कुछ करने वाला नहीं। अब आपको लग रहा होगा कि मैं 1973 का जिक्र बार बार कर रहा हूं, लेकिन 1973 क्या है इसे समझ लीजिए। इस महायुद्ध को 1973 जैसे तेल संकट से जोड़कर भी देखा जा रहा है। और 1973 का संकट क्या है तो मैं आपको बता देता हूं, इसे आप गौर से समझ लीजिए कि आखिर 1973 का संकट क्या है। तो ये वो संकट है जब 1973 में याम किपर युद्ध अरब देश और इजराइल के बीच हुआ था। सऊदी अरब और अन्य देशों ने नाराज होकर तेल देना बंद कर दिया था। उन देशों को तेल नहीं दिया गया था जो इजराइल का साथ दे रहे थे। तेल की कीमतें बढ़कर 4 गुना हो गई थी। 3 से
सीधे $12 पर पहुंच गई थी। उस समय तेल में पूरे 300% की बढ़ोतरी देखी गई थी। अमेरिका और यूरोप में पेट्रोल की भारी कमी हो गई थी। इससे महंगाई और जो इकोनॉमी है, जो आर्थिक समस्या है, वो चरम पर हो गई थी, वो आसमान में पहुंच गई थी। महामारी जैसी असर स्थिति थी। अब एक नजर उन देशों पर डाल लेते हैं जो इस महायुद्ध में लड़ रहे हैं और कैसे भारत पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने का असर पड़ रहा है। ईरान और इजराइल अमेरिका पर हॉर्मुज से क्या प्रभाव हो रहा है उसको आप समझ लीजिए। और एक बड़ा कारण है, यह बड़ा कारण भी इसलिए है क्योंकि लगातार इससे असर पड़ रहा है। ये ग्राफिक के जरिए आपको बताता हूं कि ईरान पर असर क्या है। यहां पर राजनीतिक और आर्थिक दबाव लगातार बढ़ सकता है। इसके साथ साथ अगर हॉर्मुज बंद किया तो तेल के बाजार में तनाव आ जाएगा, बड़ी विकराल समस्या खड़ी हो जाएगी। हॉर्मुज बंद किया तो तेल की स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है, तमाम देशों में उसका असर पड़ सकता है। ईरान के तेल के निर्यात और मुद्रा पर भी असर पड़ेगा, यह भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और अमेरिका, यहां यह भी समझने की जरूरत है कि अमेरिका की जो स्थिति है, अमेरिका पर असर क्या पड़ेगा वो भी आप गंभीरता से समझिए। ईरान का जिक्र मैं कर चुका हूं। अमेरिका पर असर यह पड़ेगा कि तेल की सप्लाई कम होने से वहां की कीमतें बढ़ जाएंगी, वहां पर उद्योग और गाड़ियों की लागत लगातार बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ आर्थिक मंदी, क्योंकि अमेरिका में पहले से ही बहुत ज्यादा मंदी है, आर्थिक मंदी, वित्तीय दबाव और बढ़ सकता है। ऊर्जा सुरक्षा और सेना के संचालन को लेकर मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। ये अमेरिका की बात मैं कर रहा हूं। भारत की बात करता हूं। भारत पर असर क्या होगा? भारत तेल का बड़ा आयातक है। कीमतें बढ़ने से महंगाई यहां पर बढ़ जाएगी, पेट्रोल डीजल की कीमत और आर्थिक दबाव बढ़ेगा। उद्योग और खर्च करने की जो क्षमता है वो लगातार प्रभावित होगी, कम होगी। वैकल्पिक ऊर्जा और तेल भंडार इस्तेमाल करने पड़ सकते हैं। इजराइल पर असर क्या होगा यह भी जान लेना जरूरी है। वो इजराइल जो इस युद्ध को लगातार जारी रख रहा है, इजराइल पर असर यह होगा कि इजराइल की सप्लाई कम हो जाएगी, होने से कीमतें बढ़ जाएंगी, महंगाई और आर्थिक दबाव बढ़ेगा, उद्योग और व्यापार पर असर पड़ेगा, रक्षा और सुरक्षा योजनाओं पर भी असर पड़ेगा और राजनीतिक और आर्थिक तनाव यहां भी बढ़ जाएगा। इजराइल उससे छूट नहीं पाएगा, बच नहीं पाएगा। इस युद्ध का असर क्या हो रहा है? शेयर बाजार पर भारी दबाव है, सबसे ज्यादा असर हो रहा है। आज शेयर मार्केट की स्थिति क्या है? शेयर मार्केट की स्थिति क्या है वो भी जान लीजिए, क्योंकि हर कोई शेयर बाजार में जाने से बच रहा है। शेयर बाजार पर ज्यादा दबाव पड़ रहा है और स्थिति जो लगातार पड़ रही है, भारतीय शेयर बाजार में तेज गिरावट देखी गई है। बीएसई सेंसेक्स लगभग 1350 से 1900 अंक तक नीचे गया है। एनएसई निफ्टी 50 करीब और इसके साथ साथ 400 से 700 अंक नीचे गया है। पीएसयू, बैंक, ऑटो और बड़े कॉप से शेयर सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। वैश्विक शेयर बाजार में भी तेल की कीमतों से दबाव में बना हुआ है। युद्ध कब खत्म होगा नहीं कह सकते। 3-4 सप्ताह की बात जरूर की थी ट्रंप ने, लेकिन लगता नहीं है। अब इस पर डालें कि युद्ध पर जो तमाम सारी चीजों के बीच तेल बाजार काफी दबाव में है, किस तरीके से तेल बाजार प्रभावित हो रहा है और किस तरीके से इन सभी ऐतिहासिक युद्धों में काफी बड़ा उछाल देखा जा रहा है, वो असर देखा जा रहा है। और ये तमाम सारी परिस्थितियां हैं जो लगातार सभी देशों को प्रभावित कर रही है और युद्ध एक बार फिर से 300% दाम बढ़ा चुका है। और अगर ऐसी स्थिति फिर से आ गई तो आप तय नहीं कर सकते, पता नहीं कर सकते। स्थिति परिस्थिति में कई देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी और ऐसी चरमरा जाएगी कि आप कल्पना नहीं कर सकते। इसी मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच गए, वहां जाकर कुछ सवाल पूछे। याम किपर युद्ध जो कि 1973 का मैं जिक्र कर रहा था, उसमें जो तेल की कीमतों में उछाल आया था, उसमें 300% की बढ़ोतरी देखी गई थी और ये तमाम सारी चीज़ें हैं। इसे लेकर हम जनता के बीच गए, वहाँ जाकर हमने कुछ सवाल तैयार किए, लोगों से सवाल पूछे और जो लोगों से सवाल पूछे लोगों ने उस पर अपनी राय दी है। क्योंकि तेल का खेल या तेल की परिस्थितियां ऐसी हैं जो हर घर को प्रभावित कर रही हैं। जो सवाल पूछे लोगों ने राय दी है वो आपके सामने। पहला सवाल जो हमने पूछा कि क्या ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध से तेल सप्लाई रूट बाधित हो सकता है, क्योंकि हॉर्मुज लगभग बंद हो गया है। जो लोगों की राय निकल कर आई, 39% लोगों ने कहा हाँ पूरी तरह से बंद हो सकता है, 32% लोगों ने कहा कुछ हद तक,
25% लोगों ने कहा झूठ है और वो तो खुला हुआ है, और 4% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या अब वैश्विक तेल कीमतें 100 मतलब कि 9,000 प्रति बैरल के और ऊपर जा सकती हैं? लोगों की राय निकल कर आई। 54% लोगों ने कहा हाँ जा सकती हैं। 34% लोगों ने कहा कीमतें थोड़ी जरूर बढ़ेंगी। 10% लोग कह सकते हैं कीमतें गिर सकती हैं, और 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाह रहे थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने पूछा, एक और सवाल था कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से सिर्फ तेल ही प्रभावित होगा? आपकी राय क्या है? लोगों की जो राय निकल कर आई, 60% लोगों ने कहा नहीं गैस पर भी असर पड़ेगा। 26% लोगों ने कहा नहीं सिर्फ तेल ही प्रभावित होगा। 10% ने कहा सिर्फ पेट्रोल महंगा होगा, और 4% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, क्या ईरान ने सच में यह कहा है कि अगर जहाज आए तो हम उसमें आग लगा देंगे जिससे कि सप्लाई पर असर पड़ेगा? लोगों की राय, 39% लोगों ने कहा हां उसने धमकी दी है। किसने? ईरान ने धमकी दी है। 21% लोगों ने कहा यह केवल अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है। 30% लोगों ने कहा कि सिर्फ चेतावनी दी है। 10% लोग कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, हम इस पर कुछ नहीं कह सकते। सर्वे का 5वां और आखिरी सवाल क्या है? 5वां सवाल कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सिर्फ भारत की तेल कीमतें बढ़ेंगी या दूसरे देशों पर भी असर पड़ सकता है? लोगों की राय निकल कर आई। 40% लोगों ने क्या कहा? 40% लोगों ने यह कहा है कि भारत की कीमतें बढ़ रही हैं, बढ़ेंगी नहीं, लगातार बढ़ रही हैं। 12% लोगों ने कहा भारत को फायदा होगा। 36% लोग सिर्फ विदेशों में इसका असर होगा, भारत में नहीं होगा। 12% लोग कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। वो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि हम इस पर कुछ भी नहीं कह सकते। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। एयर कॉमोडोर रिटायर्ड एन.के. मेहता साहब जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं मेरे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ प्रोफेसर जजाति पटनायक विदेशी मामलों के जानकार मेरे साथ मौजूद हैं, और योगेंद्र कपूर साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं जजाति साहब के पास चलूँगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर कि जो स्थिति अभी बनी हुई है, डोनाल्ड ट्रंप भले ही इस बात का जिक्र कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 हफ्ते 4 हफ्ते और उसके बाद स्थिति संभल जाएगी, हम नेस्त नाबूद कर देंगे, ईरान को घुटनों पर ला देंगे। लेकिन यहाँ तो कहते हैं ना कि हाथी की सूंड में चींटी घुस गई है। अब वो कब बाहर निकलेगी, बाहर निकल भी पाएगी या हाथी की जान ले लेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन पूरी दुनिया प्रभावित हो गई और दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित है। देखिए मनोज जी, जो डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट तो है, लेकिन अभी जो दिखाई जा रहा है कि वार थोड़ा लंबे समय तक चल सकती है। कारण क्या है ना, ये जो ईरान का मेन लक्ष्य है कि वार जीतना नहीं है, इनका मेन है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल को कमजोर करना है। तो इसीलिए ये लोग आसिमेट्रिक वारफेयर स्ट्रेटेजी को अपनाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि ये लोग ड्रोन छोड़ रहे हैं। ड्रोन का प्राइस कितना है? 18 लाख है। लेकिन अमेरिकन जो थर्ड मिसाइल्स जो है इसका प्राइस कितना है? 35 करोड़ से। तो आसिमेट्रिक वारफेयर में बेसिकली क्या होता है ना, जितना आप अपोजिशन को डैमेज कर सकता है, कमजोर कर सकते हैं, तो इनका ऑब्जेक्टिव ये रहेगा। और आसिमेट्रिक वारफेयर स्ट्रेटेजी का ये है कि जो आपका अमेरिकन बेसेस है आपका गल्फ में, उसमें उसको अटैक करना है। उसके बाद में वहाँ आप देख रहे हैं जो पर्शियन गल्फ में वार चल रहा है, उसमें यूएसए का जो बेसेस है, इसके बाद ईरान क्या कर रहा है ना, जो ऑयल बेसेस है। आप देखिए रसल तनुरा जो है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ऑयल फील्ड है सऊदी अरब का, वहाँ अटैक किए हैं तो उस जो ऑयल फील्ड है बंद पड़ा है। इसके बाद में रसलानाफ जो है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट गैस आपका एक्सप्लोरेशन प्लांट है, वो उसको भी अटैक हुआ है, वो भी बंद पड़ा है। तो इसमें क्या है ना, आपका डायरेक्टली ऑयल एंड गैस के ऊपर इम्पैक्ट होगा। देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसमें 20% ग्लोबल एनर्जी सप्लाई होता है। इसके बाद में जो एशियन सप्लाई चेन है आप देखेंगे, इंडिया लगभग 55 to 57% जो है ऑयल और 60% गैस आयात करती है उस रीजन से। उसके बाद में देखिए चीन का लगभग 80% जो ऑयल है वो आता है कहाँ से? आपका ईरान से। इसके बाद में साउथ कोरिया, जापान और सिंगापुर मोस्टली 70 to 80% ऑयल वहाँ से इंपोर्ट करते। तो इसीलिए मेरे ख्याल से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने में एक इकोनॉमिक क्राइसिस होने वाला है। क्योंकि आज देखिए आप कंपैरेटिव स्टडी करेंगे ब्रेंट क्रूड ऑयल, क्योंकि ऑयल जो प्राइसेस होता है डिफरेंट
टाइप्स का होता है, मैं समझाता हूँ इसको थोड़ा, कि ब्रेंट क्रूड ऑयल जो होता है वो सॉफ्ट होता है, वो बेसिकली नॉर्थ सी ऑयल होता है, वो काफी बढ़ चुका है, मोर देन $100 फॉर बैरल। इसके बाद टेक्सास का वो भी बढ़ चुका है। इसके बाद ओपेक का जो ऑयल प्राइस है क्रूड का, वो भी बढ़ चुका है। इसके ओमान यूएई बढ़ चुका है। लेकिन इसमें क्या है ना, जो ऑयल और गैस का इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है, उसमें सप्लाई चेन टूटने का क्राइसिस है। आप देखिए एशियन सप्लाई चेन जो है, पर्टिकुलरली आप देखिए फर्टिलाइजर सप्लाई चेन, वो पेट्रोकेमिकल से डिराइव होता है, उसके ऊपर अगर असर पड़ेगा तो क्या होगा ना, एग्रीकल्चर सप्लाई चेन पर्टिकुलरली राइस एंड पल्सेस के ऊपर इम्पैक्ट होगा, जिसमें क्या है ना, आपका लाइफ लाइन जो है इसका थ्रेट होने का चांस है। इसके बाद फार्मास्यूटिकल्स में भी कुछ पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स यूज होता है, उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके बाद देखिए कॉटन जो सप्लाई चेन है, उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये सारे चीज अगर आप अच्छा से विस्तार से देखेंगे, मेरे ख्याल से एशियन इकोनॉमिक क्राइसिस होने वाला है। क्योंकि आप एक चीज देखिए, इसमें एशिया जो है ग्लोबल इकोनॉमिक जो ग्रोथ रेट है, पर्टिकुलरली जीडीपी, उसके एशिया का 50% है, whereas आपका यूरोप का देखिए ओनली 25% है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं हमारा जो एशियन कंट्रीज का जो इकोनॉमी, वो एक क्राइसिस के तरफ जा रहा है। और जो सवाल कर रहे थे आप ऑयल का, मैं इसी कंटेक्स्ट में बता रहा हूं कि इंडिया का भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारा पास 250 मिलियन बैरल्स का ऑयल रिजर्व है। तो इसीलिए हम लोग एटलीस्ट क्या है ना, 50 डेज हम आराम से सस्टेन कर लेंगे। और इसके बाद हम अभी भी ऑयल इंपोर्ट करते, आयात करते कहाँ, रसिया से। रसिया का जो यूरल, एक्चुअली उनका जो बेंचमार्क होता है यूरल होता है, हो सकता है थोड़ा सा लिटिल कंसेशन रेट में मिल सकता है। तो इसीलिए हमारा जो पॉसिबिलिटी, हम ऑयल फील्ड को डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। इसके बाद में आप देखिए, हम अराउंड एक्चुअली 40% ऑफ गैस कहाँ से इंपोर्ट करते हैं, कतार से। तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हम इसको डाइवर्सिफाई करके ऑस्ट्रेलिया से ले सकते हैं। आज का दिन में यूएसए है सबसे लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ गैस एंड सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है आपका कतार। तो इसीलिए हम कतार से भी ले सकते हैं। तो हम भारत को, अब अगर आप एनर्जी कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, एटलीस्ट 60 डेज तक हम सस्टेन कर सकते हैं। लेकिन ऑयल और गैस रेट बढ़ने का पूरा चांस है, क्योंकि ये ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस है। ये ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस है। योगेंद्र कपूर अर्थशास्त्री मेरे साथ मौजूद हैं। योगेंद्र जी, जिस तरीके से जजाति साहब ने ये कहा, ये बताया कि ये तमाम विकल्प हो सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि सर मुड़ाते ही ओले पड़े। अब तो रूस हमको जो डिस्काउंट में ऑयल दे रहा था, अब तो उसने वो डिस्काउंट भी बंद कर दिया, वो डिस्काउंट में ऑयल हमको देने नहीं जा रहा था। ऐसी तमाम हमारी भारत की तेल कंपनियां जो इस बीच, क्योंकि उनको सस्ते में तेल मिल रहा था और वो जनता को तो उसी रेट में तेल दे रही थी, उन्होंने भारी भरकम मुनाफा भी कमाया था। लेकिन अब ऐसी तेल कंपनियां बड़ी अजीब और संकट की स्थिति में खड़ी हो गई। देखिए, एक चीज को पहले हमें बहुत क्लियरली समझना पड़ेगा कि अगर ये वॉर जो है शॉर्ट रन में चलती है, तो मैं उसका कोई मेजर इंपैक्ट जो है इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर नहीं देखता हूं। जी। एट द सेम टाइम, शॉर्ट टर्म में मतलब कितने दिन? शॉर्ट टर्म में कितने दिन? से 45 डेज ओके, फ्रॉम नाउ। विद इन 45 डेज अगर ये नेगोशिएशंस के थ्रू हम ये देखते हैं कि एक पीसफुल सॉल्यूशन निकल के आता है, तो पहली फुर्सत में जो ट्रंप साहब ने कहा है कि हम इनको 45 दिन में संभाल लेंगे, वो तो लिख लीजिए आज कि वो 45 दिन में ये समस्या खत्म नहीं होने वाली। अब आगे बढ़िए। प्रिज्यूमिंग कि ये वॉर अगर लंबी चलती है, तो आप ये देखिए कि उसमें इंडिया को जो है सिर्फ एक तरफा नहीं, मल्टीपल एंगल से जो है नुकसान होता है। सबसे पहले मैं ये कहता हूं कि इंडिया और ईरान के बीच में अगर हम ट्रेड देखें, तो आप ये देखिए कि इंडिया जो है ट्रेड सरप्लस एंजॉय करता था जब इंडिया की ट्रेड होती थी ईरान के साथ। तो जब हम ये देखेंगे कि अब जो सिचुएशन अगर ये लंबे समय तक प्रिवेल करी, तो आप ये देखिए कि इंडिया का जो ट्रेड सरप्लस है उसमें हमारे को इकोनॉमिक लॉस होगा। एट द सेम टाइम मैं ये देखता हूं कि आप ये देखिए कि जब भी इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट होती है, तो उसका फर्स्ट इंपैक्ट जो है वो पड़ता है आपकी सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस पे, और उसकी वजह से आपकी लॉजिस्टिकल कॉस्ट एज वेल एज जो इन्फ्लेशन है विद इन कंट्री, वो जो है वो इंक्रीज करने लगता है। और उसका नेट रिजल्ट ये होता है कि आप ये देखिए, इंडिया इज अ कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी। अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में आप देखें, तो आप देखें कि हमारा जो टोटल जीडीपी है उसका 60% कंपोजिशन जो है वो कंजम्पशन है। तो जब हम ये देखेंगे कि अगर कोई वॉर वाली सिचुएशन लंबी चलती है,
तो आप ये देखिए कि जब हमारी इंपोर्ट कॉस्ट इंक्रीज करेगी, एट द सेम टाइम मैं ये भी शेयर करना चाहूंगा एक और कंसर्न कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अगर इंडियन रुपी फर्दर डेप्रिशिएट करा अगेंस्ट यूएस डॉलर, तो आप ये देखिए कि हमारी इंपोर्ट कॉस्ट जो है फर्दर भी इंक्रीज करती है उसके इम्पैक्ट से। तो ऐसी सिचुएशन में हम ये देखेंगे कि इंडिया के अंदर जो है आप ये कि जो हमारी कंजम्पशन है वो जो है वो फॉल करेगी, और हम ये देखेंगे कि उसके जो नेट रिजल्ट्स हैं वो एक तो वो उसका इम्पैक्ट जो है लोगों की सेविंग्स के ऊपर आएगा जब उनकी, क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम जो है वो फॉल करेगी। एट द सेम टाइम हम ये भी देखेंगे कि उसका असर जो है स्टॉक मार्केट्स पे भी पड़ेगा, क्योंकि सभी बिजनेसेस जो हैं जिनमें सप्लाई चेन डिसरप्शंस नजर आएंगी उनको अपनी स्ट्रेटजीज को रीइवेल्युएट करना पड़ेगा और अपनी प्रोडक्शन साइकिल को उसी तरीके से उन्हें वे करना पड़ेगा कि जिससे कि वो उस डिमांड को ही कैटर कर पा रहे हैं जो उनकी क्रिएट हो रही है। क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन या बिजनेसेस ये नहीं चाहेंगे कि उनका प्रोडक्शन करके स्टॉक जो है वो स्टॉक की फॉर्म में चीज जो है पड़ी रहे और वो पाइल अप हो। तो मैं ये मानता हूं कि इस टाइम बहुत जरूरी है कि पीएम मोदी को जो है एक स्टेप्स लेने चाहिए इस तरीके से कि उनको उनकी जो इमेज है और उनकी जो डिप्लोमेटिक पावर है उसको उन्हें यूज करके ये कोशिश करनी चाहिए कि ये वॉर जो है लंबी ना चले, और उसके लिए उन्हें किसी भी एक्सटेंट तक जाना पड़े, चाहे इजराइल के साथ चाहे यूनाइटेड स्टेट्स की लीडरशिप के साथ। वाकई आपने ये सही कहा, क्योंकि परेशानी एक नहीं होती, परेशानी कई हो सकती हैं। एयर कॉमोडोर रिटायर्ड एनके मेहता साहब मेरे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं। मेहता साहब, ये यूएस और इजराइल की लड़ाई है। वैसे तो ये साफ तौर पर अगर कह सकते हैं कि कोई भी युद्ध होता है तो कोई उसमें बाकी के देश बच जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। पूरी दुनिया उसमें झुलस जाती है, उसका असर देखा जाता है। लेकिन कम से कम ये तो देखना चाहिए भाई कि आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, आप अपनी सनक को मिटाने के लिए ऐसी हरकतें ना करें जिससे कि पूरी दुनिया पर असर हो जाए। यहां बात मैं अमेरिका और इजराइल की भी करूंगा कि आप उनके ऑयल के जितने भी ठिकाने हैं उनको आग ना लगा दें। यहां बात मैं ईरान की करूंगा कि भाई तेल की जो सप्लाई जिस रास्ते से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर जाती है, कम से कम आप उसको बाधित तो ना करें। आपको लड़ना है, आप लड़ते रहें, आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते रहें, लेकिन ऐसा तो ना करें कि पूरी दुनिया को आप तबाह कर दें, उनको आप बर्बाद करने में लग जाए। मनोज जी, देखिए, पहली बात आपने कहा आपने लड़ना है तो लड़ लो। ईरान ने लड़ाई नहीं लड़नी थी, ईरान की इच्छा नहीं है लड़ाई लड़ने की, ये तो ट्रंप साहब ने थोपा। अब ट्रंप साहब की दो अजम्पशन थी जब उन्होंने युद्ध स्टार्ट किया। उन्होंने क्या सोच के युद्ध स्टार्ट किया, क्या युद्ध सोच के अटैक किया? उनकी पहली अजम्पशन थी कि अगर उन्होंने खमेनी को मार लिया तो ईरान के मनोबल टूट जाएगा और ईरान सरेंडर कर देगा और उनकी जीत हो जाएगी। तो 24 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने वो कर दिखाया, वो उनकी जीत थी। लेकिन वो हुआ नहीं, ईरान का मनोबल नहीं टूटा बल्कि बढ़ा। दूसरी असम्पशन उनकी ये थी कि 40 से 60% लोग ईरान के ऐसे हैं जो पिछले 47 साल से बहुत दुखी हैं अपनी सरकार से, उनके सप्रेशन, इस्लामिक कट्टरता से, और औरतों के ऊपर जो सेक्शन लगी हैं। तो वो जब ये मौका मिलेगा, खमेनी जाएगा, तो वो लोग विद्रोह करके सड़कों पे आ जाएंगे। ये भी नहीं हुआ। तीसरी बात उन्होंने सोचा, ये दो मेन असम्पशन करके उन्होंने अटैक किया, तो जो नहीं हुई। अब जो नहीं हुआ तो क्या हुआ? आपको ट्रंप की बात समझना पड़ेगा। जब ट्रंप ने पहली बार आए थे अपनी टर्म में, उन्होंने आते ही सबसे पहले अमेरिकन फोर्सेस को अफगानिस्तान से वापस ले आए थे। तो ट्रंप एक प्रेसिडेंट नहीं है, एक बिजनेसमैन भी है। तो वो इस वॉर को ज्यादा लंबा खींचना ही नहीं देगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या अमेरिका को ईरान से खतरा था, तो उन्होंने कहा ईरान को खतरा नहीं था, वो लड़ाई लड़ी सिर्फ इजराइल के लिए। जब वो उनको नहीं दिख रहा, वो अमेरिका को और ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वो इस वॉर को जल्दी से जल्दी वाइंड अप करेंगे, क्योंकि इस वॉर का नुकसान खाली अमेरिका को नहीं है, पूरी दुनिया को हो रहा है। जैसे आप अर्थशास्त्री साहब ने बताया पहले, पूरी दुनिया को हुआ है। और बिजनेसमैन मेंटेलिटी जो ट्रंप की है, वो बेशक उसको थोड़ा सा झटका लगेगा, लेकिन वो इस युद्ध को ज्यादा लंबा नहीं खींचेगा। और मेरी माना तो ये युद्ध अगले हफ्ते या 10 दिन में, 20-25 दिन में टोटल मिला के 10 दिन हो गए, 10 दिन और में खत्म करेगा। नहीं करेगा तो ट्रंप साहब इसको वाइंड अप करेंगे, क्योंकि वो बिजनेसमैन है। उन्होंने इसमें युद्ध में अपना और आर्थिक नुकसान नहीं करना। अमेरिका को बहुत नुकसान हो रहा है। जैसे उन्होंने बताया कि आपने अपनी रिपोर्ट में बताया, एक
बैलिस्टिक मिसाइल $20,000 का होता है, उसको गिराने के लिए जो थर्ड और पैट्रियट मिसाइल है $4 मिलियन के 200 गुना कॉस्ट पड़ रही है अमेरिका को, 200 गुना कॉस्ट, जो बहुत ज्यादा है, और ये सस्टेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। और बाकी रही सत्ता परिवर्तन, अब ये गॉन कंक्लूजन है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन तभी हो सकता है जबकि फुट ऑन ग्राउंड आए, अमेरिकन आर्मी वहां पहुंचे, जो कि इस टेरेन में, इस कंट्री में पॉसिबल ही नहीं है। वो बहुत महंगा होगा, अमेरिका को बहुत लॉस होगा, तो वो नहीं होने वाला। जब ट्रम्प को ये पता है कि ये फुट ऑन ग्राउंड नहीं पॉसिबल है, तो वो वाइंड अप करके जाने वॉर को कैसे भी। अब ट्रम्प को आप जानते हो, कभी भी क्या करता है, अपने सुबह कुछ कहता है, शाम को कुछ कहता है। अभी उसने पहले स्टार्ट किया था, 4 दिन बोला, फिर 4 हफ्ते बोला, फिर 100 दिन बोला, अभी भी बोला 2 हफ्ते में। तो वो इस मामले में शर्म नहीं करेगा कि कहने के लिए मेरा टारगेट अचीव हो गया, मैंने जो करना था कर दिया, मैं जीत गया, अब मैं अमेरिकन फोर्सेस वापस आ रही हैं। वो ऐसा कहने से भी नहीं हिचकिचाएगा और वो वापस वाइंड अप कर लेगा, क्योंकि कमिंग इलेक्शन हो सकता है, प्रूव करना हो सकता है मेहता साहब, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं हो सकता है वो सही हो, और हम उम्मीद करते हैं, हम दुआ भी करते हैं कि वो सही हो जाए, कि कम से कम जिस तरीके से पूरी दुनिया जिस आग में झुलस रही है वो ना हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है, देसी भाषा में बात करें कि डोनाल्ड ट्रंप ने बर्र के छत्ते में, मधुमक्खी के छत्ते में हाथ दे दिया है। एक तो धार्मिक नेता आयतुल्लाह खमनेई को मार दिया, और जब मार दिया तो उनको लगा कि, आपने सही कहा, उनको लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया, अब तो ईरान घुटनों पे आ जाएगा। और उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि ईरान का जो भी नेतृत्व करेगा अगला, वो हमारी बिना सहमति के नहीं होगा, और जो भी हमारी बिना सहमति के होगा हम उसको भी मार देंगे। तो साहब, ना तो इजराइल की सहमति ली गई, ना अमेरिका की सहमति ली गई, और खमनेई के बेटे को मुज्तबा को बना दिया, जो अपने पिता से ज्यादा कट्टरवाद के राह पर चलते हैं। और ये कहा जाता है कि युद्ध लड़ने के लिए खुद वो सेना के साथ सैनिक के तौर पर रहे और किसी को बताया भी नहीं, और कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे एक सामान्य सैनिक की तरह दफना देना। तो अब ये तो जिन उम्मीदों के साथ हमला किया गया ईरान पर, वो सारी की सारी उम्मीदें अब पानी हो गई, वो तेल हो गई हैं। तो ऐसे में प्रोफेसर पटनायक, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, ट्रंप साहब और नेतन्याहू क्या अपने बयानों से वापस होंगे कि भैया तुमने जिसको बना लिया है आप बना लो, आपको कट्टरवाद के तहत अगर ईरान को चलाना है आप ईरान को चला लो, हमको कुछ मतलब नहीं, हम अपना बोरिया बिस्तर लेकर वापस जा रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है, ऐसे एक्चुअली स्टेटमेंट हम डायरेक्टली नहीं दे सकते। बात ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है, जैसे मेहता साहब बता रहे थे कि ट्रंप कभी भी डिक्लेयर कर सकता है कि हम विड्रॉ करेंगे, क्योंकि वो बिजनेसमैन है। लेकिन इसमें एक जटिल समस्या है। देखिए, ट्रंप ने सोचा था कि हम रेजिम चेंज कर देंगे खामेनेई खत्म होने के बाद। तो समस्या क्या है, जैसे एग्जैक्टली हमारा ये साहब बता रहे थे, मेहता साहब, कि क्या आप ग्राउंड फोर्सेस उतारेंगे? कि अगर अमेरिका ग्राउंड फोर्सेस उतारेंगे तो बहुत कठिन होगा, क्योंकि अमेरिका में एक डीप स्टेट है जो IRGC, सिपाही पेशदरान इस्लामिक फोर्सेस बोलते हैं। तो IRGC बहुत ही स्ट्रांग है, उनका जो बेसिस फोर्स है वो एलिट फोर्स है। आपका 31 प्रोविंसेस जैसे मजंदरान, आपका कुर्दिस्तान, सिस्तान, बलूचिस्तान और खुरासान, इस्फहान, सारे स्टेट में मौजूद है। इसके बाद में इनका जो अलकुड्स फोर्स है वो आइडियोलॉजिकली एंड फिनेंशियली सपोर्ट करते हैं, जैसे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस हूती, हमास एंड हिजबुल्लाह वगैरह को। थर्ड जो है इनका जो एक्चुअली इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, बेसिकली इसको बुनियाद बोलते हैं, ये इसका ऑब्जेक्टिव है टू हेल्प द पुअर। लेकिन इसमें प्रैक्टिकली क्या है ना, IRGC का फुल इकोनॉमिक कंट्रोल है। तो IRGC का जो आप देखेंगे वहाँ जो पोर्ट्स है, ऑयल से सारे जगह में IRGC का दबदबा है। तो IRGC का जो एक ट्रायंगुलर नेक्सस यहाँ है, जो कि आपका इकोनॉमी, सिक्योरिटी एंड पॉलिटिक्स। तो इसीलिए मेरे ख्याल से रेजिम चेंज बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ के मल्टी लैड स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। इसके बाद आप देखिए उनका डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर भी अलग है, जो कि पेजेक्सियन का है। तो इसीलिए आप सोचेंगे कि हमने खामेनेई को खत्म कर दिया फिर दूसरे ला के बैठा देंगे, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए बहुत ही डिफिकल्ट है। अगर वो ग्राउंड फोर्सेस उतारते हैं तो डिफिकल्ट टाइम अहेड, क्योंकि आप देखिए इनका एक्सपीरियंस है। आप देखिए वियतनाम वॉर में अमेरिका का डिफीट हुआ है। सेकेंडली आप देखिए आप अफगानिस्तान में ये लोग छोड़ के चले गए। इराक वॉर में देखिए सारे जगह में अमेरिका का फेलोर हुआ है।
तो इसीलिए अगर ग्राउंड फोर्स उतरता है, वहाँ ए रॉक्ड माउंटेन्स है, उसमें देखिए एल्ब्रोस माउंटेन और जाग्रोस माउंटेन बहुत ही डिफिकल्ट टेराइन है। इसके बाद दस्ते कबीर दस्ते लूट है, वो एक्चुअली डेजर्ट एरिया है, उसमें फाइटिंग करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। ओनली जो बेसिस एलिट फोर्सेस दे आर वेरी मच वेल एक्लेम्ड विद द सिचुएशन, लेकिन अमेरिकन फोर्सेस दे आर नॉट एक्वेंटेड विद द सिचुएशन। तो मेरे ख्याल से जो रेजिम चेंज इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। और रहा सवाल वापस करने का, क्योंकि इनका मेन ऑब्जेक्टिव है इजराइल का और ईरान का एक इडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट है। देखिए जो थियोक्रेटिक रेजिम ऑफ ईरान है, दे आर एंटी जायनिस्ट। वो बोलते हैं कि डिस्ट्रक्शन ऑफ द जायनिस्ट ईरान, जायनिस्ट इजराइल, कि वो इसको टॉलरेट नहीं करते, नॉट ज्यूज बट जायनिज्म। तो इसीलिए आप देखिए जो इडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें इजराइल कभी नहीं चाहेगा कि ईरान अपना बैलिस्टिक मिसाइल्स का रेंज बढ़ाए और न्यूक्लियर एनरिचमेंट करे, क्योंकि आप आज का दिन में आपका जितना भी माउंटेन का अंडरग्राउंड है, सारे बैलिस्टिक मिसाइल्स से उनका यूरेनियम एनरिचमेंट 63% हो चुका है। क्या भरोसा है वो आगे इसको बढ़ा भी सकते। तो इजराइल और अमेरिका का ये स्ट्रेटेजी रहेगा कि मैक्सिमम इनका जो वार इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको डैमेज किया जाए, और जो 400 kg न्यूक्लियर एनरिचमेंट है, जो मतलब जो मटेरियल्स है उसको कैसे सेटल किया जाए। लेकिन ये डिफिकल्ट है, आप कैसे इसको ढूंढेंगे, कैसे लाएंगे, क्योंकि डीप अंडरग्राउंड में है। तो दीज आर ऑल द चैलेंजेस। वहाँ ईगो का है, लीडरशिप का क्राइसिस है। तो इसलिए मेरे ख्याल से वार थोड़ा दिन लंबा चलेगा। और इसके बाद में क्या होगा ना, मैं शुरू से जो बता रहा था कि ईरान कभी नहीं चाहेगा कि हमारा विक्ट्री है, लेकिन ईरान चाहेगा कि इस एग्जिस्टेंस थ्रू सस्टेन्ड असिमेट्रिक वारफेयर। असिमेट्रिक वारफेयर कैसे करेंगे, जैसे अभी कर रहे हैं वो लोग। जैसे दुबई देखिए, फिनेंशियल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, वहां जाके आप अटैक कर रहे हैं। इसका मीनिंग क्या है, मैसेज जा रहा है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं है, स्टेबल नहीं है, क्योंकि आपका ग्लोबल कंपनीज देखिए, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, आपका इंडियन कंपनी, सारा इन्वेस्टमेंट दुबई है। दुबई आज का दिन में सेफ नहीं है। आप देखिए वर्ल्ड का शेयर मार्केट काफी गिर चुका है। इसके बाद वो कहाँ अटैक कर रहे हैं, देखिए डिसैलिनेशन प्लांट्स। अब 60 to 70% ऑफ गल्फ स्टेट्स का जो पानी कहां से आता है, डिसैलिनेशन प्लांट्स के ऊपर, वो लाइफ लाइन के ऊपर अटैक करते हैं। इसको बोलते हैं कि असिमेट्रिक वारफेयर स्ट्रेटेजी। इसके बाद में ये लोग क्या करेंगे ना, हॉर्मुज स्ट्रेट में जो भी जहाज जाएंगे ना, उसको माइंस डिप्लॉय करके इसको घाटा पहुंचाएंगे। तो मेरे ख्याल से इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट अगर वार खत्म होता है, कन्वेंशनल ट्रेडिशनल वारफेयर, ये लोग जो गरीला वारफेयर को कंटिन्यू करेंगे। एंड इसका ये बेसिकली इस्लामिक रिवोल्यूशन ऑफ ईरान का स्ट्रेटेजी है। तो इट इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स इशू इन फ्यूचर। जी, मेरे साथ कपूर साहब मौजूद हैं। कपूर साहब, एक छोटा सा आंकड़ा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि 10 मिलियन बैरल से ज़्यादा रूसी क्रूड ऑयल खरीदा गया है। अब लगभग 15 बिलियन बैरल भारत के समुद्री इलाके में मौजूद है और 7 मिलियन बैरल सिंगापुर के पास है, जबकि भूमध्य सागर और स्वेज नहर से गुजरने वाले जो टैंकर भी भारतीय बंदरगाहों की तरफ जा रहे हैं। अगर सप्लाई ये पूरी हो जाती है तो भी ये भारत की भरपाई को नहीं कर सकते हैं। जो एनालिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो बताते हैं कि जो क्रूड ऑयल भारत में उपलब्ध है वो क्रूड ऑयल की मांग का लगभग 4 दिन के बराबर है। ये मददगार तो है, लेकिन गेम चेंजर नहीं हो सकता। कितना बड़ा संकट अभी भारत के सामने है और भारत के पास अभी ऑयल रिजर्व कितना है, ज़रूरत कितनी है, और रूस से जो खरीदने की बात हो रही है क्या वो आ पाएगा? क्योंकि मेहता साहब कह रहे हैं कि 10 दिन से ज़्यादा बहुत हुआ, तो 15 दिन से ज़्यादा नहीं चलेगा। पटनायक साहब कह रहे हैं कि नहीं, अभी ये लंबा चलेगा। देखिए, एक चीज को हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप सिचुएशन को देखें कि यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से एनालाइज किया था कि वो अपनी एक पपेट रूलर को ईरान के ऊपर बिठा देंगे, और जिस तरीके से सिचुएशंस ने टर्न ऑफ इवेंट्स जो सामने आए और उसमें दिखाई दिया कि जो नए उनके लीडर जिनको अपॉइंट किया गया है, और अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है कि जो नए लीडर अपॉइंट हुए हैं उनको रशिया एज वेल एज चाइना ने कंग्रेचुलेट किया है। तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स भी रीइवैल्यूएट कर रहे हैं सिचुएशन को, और जब वो अपने एंड पे एनालाइज करके आप इंडिया को वेवर देते हैं और आप कहते हैं कि आप रशिया से अपनी आप इंपोर्ट जो ऑयल की रिक्वायरमेंट्स हैं उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं, तो इससे आप एनालाइज कर सकते हैं कि ये वो ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये वॉर जो है शॉर्ट रन में नहीं, ये एक लॉन्गर रन की तरफ जारी है डिस्पाइट देयर बेस्ट ऑफ एफर्ट्स। तो ऐसे में मेरा ये मानना है कि एज ऑफ नाउ गवर्नमेंट का जो कहना है वो ये है कि
उनके पास 50 डेज का स्टॉक जो है अवेलेबल है। लेकिन मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट को जो है इस टाइम जो है अपने एडिक्वेट स्टॉक्स जो है उसको ये मानते हुए और सोचते हुए कि ये वॉर अगर लंबी चलेगी तो अपनी रिक्वायरमेंट को एक सफिशिएंट स्टॉक लेवल्स को मेंटेन करने के लिए उनको रशिया के साथ जो है अगेन अपने कॉन्टैक्ट्स को एस्टेब्लिश करके और उनसे जो अपनी इंपोर्ट की जो चैनल है उसको जो है इंटैक्ट रखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए जो सिचुएशन है उसमें मैं ये मानता हूं कि इंडिया के लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन बनेगी अगर ये लॉन्ग टर्म चीज चलती है। क्योंकि देखिए सिर्फ ऑयल की ही रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप ये देखिए कि अगर हम ईरान के साथ देखें तो ईरान के थ्रू पास होने में जो हमारी एलपीजी की रिक्वायरमेंट है वो जो है काफी ह्यूज है और मोर देन हाफ ऑफ इंडिया जो रिक्वायरमेंट है वो उसी चैनल के थ्रू आती है। तो मैं ये देखता हूं कि अगर ये वॉर लंबी चलेगी तो आप ये देखिए कि ऑयल के फ्रंट पे भी एलपीजी की फ्रंट पे भी हमारे को जो है एक उसका खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा। और ऐसे में जरूरी हो जाता है कि गवर्नमेंट के एंड पे पीएम मोदी जो है वो अपने एंड पे जो बेस्ट ऑफ एफर्ट्स हैं उन्हें करने चाहिए कि टू एंश्योर कि ये वॉर लंबी ना चले। वॉर लंबी ना चले। मेरे साथ मेहता साहब मौजूद हैं। मेहता साहब, इनके बीच ये तो सबको पता है कि ईरान लड़ने की स्थिति में नहीं है, उसके पास वो रसद नहीं है, वो हथियार नहीं हैं, उतने अत्याधुनिक फाइटर जेट्स नहीं हैं जो अमेरिका और इजराइल के पास हैं। बावजूद अगर ईरान नहीं डर रहा है, क्योंकि आपने भी बताया कि भाई अब तो उनके मुजतबा आ गए और सड़कों पर कहा जा रहा था कि वहाँ की जनता साथ छोड़ देगी, ऐसा नहीं हुआ। वहाँ की जनता साथ है, जश्न निकल रहा है, सब लोगों ने ईरान को स्वीकार कर लिया। शायद मुझे लगता है कि जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका हमले कर रहा है वो ईरान की जनता को भी पसंद नहीं आए, उन लोगों को भी पसंद नहीं आए जो कभी मुजतबा जो कभी खमनी का विरोध कर रहे थे, सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे थे, उनके कट्टरवाद का विरोध कर रहे थे, उनकी नीतियों का विरोध कर रहे थे, वो सब के सब ईरान की उस कट्टरवाद सरकार के साथ खड़े हो गए हैं, इजराइल के खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ। इसके बावजूद भी अगर ईरान डर नहीं रहा है तो फिर क्या कहें, कैसे समझें? देखिए ऐसा है, किसी भी देश की सेना की फाइटिंग कैपेबिलिटी सिर्फ उसके पास हथियारों के साथ नहीं होती। सबसे बड़ी बात होती है सेना का अपना मनोबल और उनके साथ खड़े हुए देशवासियों का मनोबल। इस समय ईरान के पास दोनों है। बड़ी हैरानी की बात है कि ईरान की फौज का दोनों सेना का IRGC का भी और देशवासियों का पूरा साथ और मनोबल उनके साथ है। तो अगर मनोबल पूरा साथ होना, ऐसे देश को कोई नहीं हरा सकता। और इसलिए ईरान जल्दी जल्दी हारने वाला नहीं है। अभी वैसे भी ईरान को कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, स्टेट ऑफ हार्मोज को ही कंट्रोल कर लेगा, वही उसकी बहुत बड़ी जीत है। उसको ज्यादा करने की जरूरत कोई नहीं है। 2-4 ड्रोन 5-6 ड्रोन भेज दिए, वो काफी है, और स्टेट ऑफ हार्मोज कर दिया तो उसकी तो जीत हुई है। वो अमेरिका को और इजराइल को मिलिटरीली तो हरा ही नहीं सकता, ये उसको पता है। जब देश का मनोबल उनके साथ है और फौज का मनोबल उनके साथ है तो ऐसे देश को के साथ लड़ना बहुत मुश्किल है। और मैं फिर कहूंगा कि ट्रंप साहब ने ये एवेल्युएट कर लिया होगा कि अब मेरे को सत्ता परिवर्तन नहीं कर सकता, मैं रजीम चेंज वहां नहीं कर सकता, तो वो डेफिनेटली अपनी आर्मी को फुट ऑन ग्राउंड नहीं भेजेगा, क्योंकि वो बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत ज्यादा नुकसान होगा, बहुत लोगों की कैजुअलिटीज होंगी अमेरिकन सोल्जर्स की वहां पे। इसलिए ट्रंप साहब ने, मैं आपको कह रहा हूँ, शायद हैरान ना होऊंगा, मे बी मैं बहुत विशफुल थिंकिंग कर रहा हूँ। ट्रंप साहब कल सुबह बोलते हमने इसकी अप्रूव कर दिया है, जो नया रजीम आया है उसको मैंने अप्रूव कर दिया। जैसे उन्होंने बोला कि हमने इंडिया को रशिया से ऑयल देने के लिए 1 महीने का वेवर दे दिया। ट्रंप साहब वो ये कह सकते हैं कि मुजतबा मेरे आगे गिड़गिड़ाए और उन्होंने कहा माफ कर दो, जो हो गया वो हो गया, हम अपने पिता की शहादत को भूल जाएंगे, तो मैंने माफ कर दिया, अब सब कुछ खत्म। सही कह रहे हैं आप। ये हो सकता है, क्योंकि ट्रंप ने बाजी पलटनी है, उसको पलटने के लिए कुछ भी कर सकता है और वो कुछ भी करने के लिए हिचकिचाता नहीं है। इंडिया पाकिस्तान के वॉर के बाद कितनी बार उसने कहा मैंने इंटरवीन किया, लेकिन इसके बाद भी तो इंडिया कहते रहे, फिर भी करता रहा। फिर जब मैं इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया, लेकिन जैसे ही हमारा यूरोपियन यूनियन के साथ डील हुआ उसके बाद पलटिंग मार गई कि मैंने अनाउंस कर दिया 18% कर दिया, तो वो कुछ भी कर सकता है। और आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि जब शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर जब मिलने गए तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा देश है क्योंकि इनके पास एक महान सेना अध्यक्ष है और एक महान प्रधानमंत्री है जिन्होंने मजबूती के साथ लड़ा, और कुछ दिनों बाद कह दिया कि अगर मैं बीच में नहीं आता तो सबके सब मारे जाते।
हाँ, तो उसने बोला प्राइम मिनिस्टर मर गया होता। तो ये कुछ भी कह सकते हैं। तो मैं कह रहा हूँ आप वेट करिए, शायद कल शाम तक आपको ये मैसेज आ जाएगा कि इसने मेरे को मुश्तबा ने मेरे को कहा और मैंने इसको अप्रूवल दे दिया। मैं इसको करता, अब मेरे को लगता है ये हमारी बात मानेगा, जैसे हम कहते हैं वो करेगा, इसलिए वॉर खत्म। नहीं, लेकिन ये कर सकता पटनायक है। साहब, प्रोफेसर पटनायक साहब, अब मुझे लगता है कि इनके कहने से इसलिए भी कुछ नहीं होगा क्योंकि मुज्तबा तो कम से कम बयान देने के लिए है, ईरान तो कम से कम जवाब देने के लिए खड़ा हुआ है, और वो जब जवाब देने के लिए खड़ा हुआ है तो ये कुछ भी स्टेटमेंट देते रहे ईरान उसे खारिज कर देगा, जैसे भारत ने खारिज कर दिया था। देखिए, ईरान इसी मोमेंट में बहुत स्टबर्न है। ये मेहता जी जो बता रहे थे, एग्जैक्टली ट्रम्प कुछ भी कर सकते, सुबह भी बोल सकते, शाम को भी बोल सकते, उनका कुछ भरोसा नहीं है। लेकिन ईरान इस मोमेंट में बहुत भारी है, इसीलिए क्योंकि मैं शुरू से जो बोल रहा था, वो कभी नहीं चाहते कि कन्वेंशनल वार करके उनको हराएंगे। इनका कैपेबिलिटी नहीं है। अमेरिका का डॉलर्स जो है $800 बिलियन से वार इकोनॉमी, इनका कितना है $8 बिलियन, तो 100 टाइम्स हायर। तो लेकिन इसमें क्या है ना, ये असिमेट्रिक वार कंटिन्यू करेंगे। देखिए, वो लोग असिमेट्रिक वार 1980 से चला रहे, तो असिमेट्रिक वार करने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं। जैसे मेहता जी एग्जैक्टली आई एम वेरी मच एग्रीड विद दिस पॉइंट, क्योंकि हरमुज स्ट्रेट के ऊपर अटैक करना है। जैसे वेस्टर्न शिप्स जाएंगे और टुवर्ड्स इजराइल और वेस्टर्न कंट्रीज, तो उसके ऊपर थोड़ा मोड़ा अटैक कर देने में काम इनका बस उनका काम हो जाएगा। बिल्कुल, समय खत्म हो रहा है। कपूर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? कपूर साहब जल्दी से। मैं सिर्फ दो चीज कहना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप को, जैसा भी अब बाकी सभी पैनलिस्ट ने, दोनों ने सेम चीज कही कि ऑन फेस वैल्यू नहीं लिया जा सकता। और मैं दो इंस्टेंसेस दूंगा, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना मेजर कॉन्ट्रोडिक्शन है उन्हीं के ही थॉट प्रोसेस में। जब वो प्रेसिडेंट नहीं बने थे यूनाइटेड स्टेट्स के, और इलेक्शन से पहले उन्होंने ये कहा था कि अगर मैं पावर में आया तो मैं रशिया यूक्रेन वॉर विद इन 24 आवर्स फिनिश करवा दूंगा। और आज आप ये देखिए कि एक तरफ वो वॉर खत्म करने की बात करते हैं, और आज हम देख रहे हैं कि ईरान के ऊपर उन्होंने खुद ही वॉर को थोपा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं समझ गया, क्योंकि मेहता साहब ने, पटनायक साहब ने और मैंने तीनों ने चुटकी ले ली थी, आप रह गए थे, तो आपने कहा चलते चलते मैं भी ले लूं, मैं क्यों पीछे क्यों रहूं। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा सभी का जो मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद रहे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर।